शेखावत जी, ये आखिरी सेशन है, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। राइजिंग भारत समिट में आपका अभिनंदन है। आपसे आज ऐसे वक्त में बात हो रही है जब देश में मदर ऑफ ऑल डील्स यूएस के साथ ट्रेड डील हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि भारत उभर रहा है, राइजिंग भारत है। प्रधानमंत्री जी भी कल इस मंच पर आए थे, उन्होंने भी बताया देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी का एक ही नैरेटिव है, वो कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड है प्रधानमंत्री। अमीश भाई, धन्यवाद आपका और धन्यवाद न्यूज़ 18 चैनल का कि उन्होंने भारत के बढ़ते हुए और बदलती हुई तस्वीर को देश और दुनिया के सामने रखने के लिए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया। आपने जब अपने प्रश्न की शुरुआत की, आपने बड़ी गर्मजोशी के साथ में बोला ये गजेंद्र भाई, ये आखिरी जो है सेशन है। मैं घबरा गया, फिर आपने ठीक कर दिया कि ये इस कॉन्क्लेव का आखिरी सेशन है। जी जी, मुझे लगा मुझे धमकी दे रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से भारत बदल रहा है और पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है। जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को काम करते हुए लगभग 12 साल का समय पूरा होने वाला है, 11.5 साल पूरे हो गए। पहले 5 साल फंडामेंटल काम करके ऐसी सारी कमियां जो इतने सालों से जो कुछ हो जाना चाहिए था वो जो नहीं हो पाया, सामान्य मानवी के जीवन में बचशेष रह गई कमियों को पूरा करने के लिए काम हुआ और उनकी ताकत को बढ़ा करके भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करके पिछले 5 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के दूसरे स्पेल में देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए काम किया। दुर्भाग्य से कोविड आया, लेकिन कोविड को भी एक अपॉर्चुनिटी, आपदा में अवसर खोजने का मंत्र देकर के देश में नया आत्मविश्वास फूंक करके अविश्वास से घिरे हुए भारत को विश्वास में तब्दील करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति के साथ में बढ़ रही है, जिस तरह से बढ़ रही है, नाउ इंडिया इज इनएविटेबल। पूरी दुनिया को भारत के साथ में कदम ताल करके काम करना ही पड़ेगा जी। और हमने देखा मदर ऑफ ऑल डील्स, जिसके लिए पिछले कई दशक से प्रयास हो रहे थे, नई शुरुआत नहीं थी, लगभग 22-23 साल से इसके लिए प्रयास हो रहे थे, वो सफल हुए और निश्चित रूप से भारत के लिए एक नया मार्ग खुला है। ठीक इसी तरह से अमेरिका के साथ में जो पूरे विश्व भर के ऊपर उन्होंने जिस तरह से एक टैरिफ का एक नया सिस्टम शुरू किया था, उसमें भारत को जो लेवरेज इस यूएस टैरिफ डील के बाद में मिला है और भारत के किसानों का, भारत के दुग्ध उत्पादकों का, भारत के पशुपालकों का, इन सब के हितों का संरक्षण करते हुए भी भारत के हित में इस तरह का निर्णय हो पाया है। मैं ये मानता हूं कि इन दोनों के बाद आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था का सुनहरा काल जो प्रारंभ हुआ है, ये और भी ज्यादा चमकदार बनेगा। नहीं, निश्चित तौर पर सरकार अपने दावे करती है और एज अ न्यूज नेटवर्क हमारा काम है कुछ सवाल पूछना और सरकार को सत्य और तथ्य की कसौटी पर कसना। किसानों के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी बहुत सी बयानबाजी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार अपना मैसेज ठीक से पहुंचा नहीं पाई या विपक्ष को समझा नहीं पाई? देखिए, जो जानबूझ करके सोया उन आंख मीच करके उसको जगाने का कोई रास्ता नहीं होता। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं बहुत जागा हुआ हूं, मुझे मेरी बात, मैं सरकार को भी जगा रहा हूं। मुझे मेरी बात पूरी करने ले दीजिए जी। या अपने किसी पर्टिकुलर मोटिव को, अपनी किसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कोई अगर सोने का नाटक कर रहा हो या उससे इतर बात कर रहा हो, तब उसको जगाने का या उसको उस मार्ग से हटाना बहुत कठिन होता है। इससे इतर हट करके जो आपके पहले प्रश्न में भी जो कुछ बाकी रह गया था, उसका और आपके इस दोनों प्रश्न का उत्तर एक साथ देता हूं। देखिए, विपक्ष में होने के नाते कुछ ना कुछ करना, सरकार की आलोचना करना उनकी शायद मजबूरी होगी, लेकिन हर ऐसे अवसर पर जब भारत के 140 करोड़ लोग अपने आप को भारतीय होने पर गर्व कर सकें, हर ऐसे अवसर पर भारत को उस गर्व के बोध को नीचा दिखाने, कम करने का काम राहुल गांधी जी ने किया। मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं आपको। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पहली बार भारत ने अपनी सीमा से बाहर प्रतिकार किया, पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि भारत अब नया भारत, सशक्त भारत, भारत विरुद्ध होने वाली किसी भी गतिविधि को, चाहे वो भारत की भूमि पर हो या बाहर, अब बर्दाश्त नहीं करेगा।
प्रश्न के बादल खड़े किए गए। एयर स्ट्राइक हुई, पहली बार भारत ने अपना एयर स्पेस क्रॉस करके और कार्रवाई की, उसके ऊपर कालिक पोतने का काम किसने किया? भारत की ताकत बढ़ाने के लिए जो पिछले 20-25 वर्षों से जिस तरह का एक लॉकजैम की स्टेटस थी, स्टैंड स्टिल की जो पोजीशन हो गई थी, उसके कारण से हम अपने पड़ोसी देशों की एयर डिफेंस की ताकत से कहीं पीछे रह गए थे। उसको पूरा करने के लिए राफेल की डील हुई। उस डील पर कितने तरह के प्रश्न खड़े किए गए थे? उस डील की टोटल जितनी कॉस्ट थी, जितना वॉल्यूम था, उससे ज्यादा के आंकड़े जो है, कई गुना आंकड़े भ्रष्टाचार हो गए। ऐसी बार बार कहा गया, दो देशों के बीच में संशय की स्थिति और रिलेशन खराब हो जाए, ऐसी स्थिति पैदा की गई। आखिर में सुप्रीम कोर्ट से तमाचा पढ़ करके खत्म हुआ। नए भारत की तस्वीर, संसद नया भवन बना। उस समय में किस तरह की काम किया, उस सब को छोड़ दीजिए। कोविड के समय में भारत ने एक इतिहास रचा। पहली बार भारत में, भारत के 140 करोड़ लोगों के को सुरक्षा चक्र देने के लिए भारत में वैक्सीन बनी। याद करिए वो दिन। ये आरएसएस की वैक्सीन है, ये भाजपा की वैक्सीन है, ये टेस्टेड वैक्सीन नहीं है। किसने संशय का बादल खड़ा करने की कोशिश की? राहुल गांधी जी कौन से विज्ञान के स्टूडेंट है कि वो जानते थे कि ये नहीं है? केवल और केवल भारत अपने गर्व के बोध को नए भारतवासी न कर सके, इसके लिए इस तरह के आचरण किया गया। अब डील, तब ट्रेड डील होती है, और ट्रेड डील के समय में भी इसी तरह की बातें, बिना आधार के इस तरह की बातें करना। जब भारत की ट्रेड, यूएस ट्रेड डील में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एक भी ग्राम अनाज भारत में नहीं आ सकता, एक भी फल और सब्जी जो भारत में उत्पादित होती है वो भारत में नहीं आ सकती, एक भी डेयरी प्रोडक्ट भारत में नहीं आ सकता, फिर भी झूठ बोल कर एक आरोप है कि राहुल गांधी जो है वो देश के विरोध में कर रहे हैं बार बार, लेकिन वो एलओपी हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो देश के विरोध में कर रहे हैं, आपकी पार्टी बोलती है, आपकी सरकार बोलती है। लेट मी क्लियर इट। लेकिन मैं ये स्पष्ट कहता हूं कि वो जो कुछ कर रहे हैं उससे देश का अहित हो रहा है। वो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपनी पार्टी को वापस सरकार में कराने के जिस तरह का आचरण और व्यवहार कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं देश का नुकसान हो रहा है। 140 करोड़ भारतीय उसके कारण से शर्म के साथ नीचे देखने को मजबूर होते हैं, और भारत की छवि पूरे विश्व भर में धूमिल होती है। लेकिन देखिए, राहुल गांधी एलओपी हैं, देश की एक बड़ी पार्टी के नेता है, गांधी परिवार से आते हैं वो, उनकी दादी ने, उनके पिताजी ने बलिदान दिया है। वो कहते हैं कि उनसे बेहतर देश को कौन जानता है। किसी के पिताजी ने, किसी के दादाजी ने, किसी की दादी जी ने अगर देश के लिए बलिदान किया हो, उनकी दादी ने, उनके पिताजी ने निश्चित रूप से देश के लिए बलिदान किया होगा। मैं ऐसे राजस्थान से, ऐसे परिवारों से आता हूं जहां हजारों लोगों ने पीढ़ियों तक बलिदान किया, लेकिन क्या वो मुझे इस बात का लाइसेंस देता है कि मैं देश के लिए कुछ भी उल्टा सीधा काम करूं? पर अभी क्या केवल किसी परिवार का, खानदान का बेटा होने से जो है देश के 140 करोड़ लोगों को शर्मसार करने के आचरण को माफ किया जा सकता है? देश की प्रगति में बाधक होने को क्या माफ किया जा सकता है? जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि संसद में बजट सत्र में जो कुछ हो रहा था, क्या आपको लगता है वो सब आचरण के अनुरूप था? क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ दोनों तरफ से, आपके भी एक सांसद ने पंडित नेहरू के लिए अय्याश शब्द का इस्तेमाल किया, निशिकांत दुबे का, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने गद्दार शब्द बोला एक आपके फेलो मिनिस्टर रवनीत सिंह बिट्टू के लिए। क्या आपको लगता है वो डेकोरम मेंटेन हो पा रहा है, या फिर आपको लगता है कि दोनों पक्षों से कमी है? देखिए, जो कुछ हुआ है वो सब दुर्भाग्यपूर्ण है, और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार करने का काम राहुल गांधी जी ने शुरुआत किया। देखिए, संसद जो है वो एक सिस्टम से चलती है, प्रेसिडेंट से चलती है, प्रोसीजर से चलती है। यदि कोई संसद में, संसद की प्रक्रिया में अपने आप को तानाशाह समझ ले, और जो आपने कहा कि जिसके मन में यह ग्रंथि पैदा हो जाए कि मैं 2 प्रदेश के 3 प्रधानमंत्रियों के परिवार से आता हूं इसलिए मुझे कुछ भी करने का अधिकार है, अगर यह किसी के मन में ग्रंथि पैदा हो जाए, गलती का सच्चाई है, कोई बालक नहीं, मैं सच्चाई से इनकार नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन कुछ भी करने का लाइसेंस प्राप्त हो जाए, यह ग्रंथि पैदा हो जाए, यह सच्चाई है जी। अब क्या आप उसको डिफेंड करते हैं कि यह ठीक है उन्होंने किया? मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं बोलूं, पर आप लोग भी तो राहुल गांधी का पीछा नहीं छोड़ते। मैं एक एक करके बताता हूं। जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी के फॉर्मर प्रेसिडेंट, राज्यसभा में आपके नेता भी हैं, सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने राहुल गांधी को बोला अबोध बालक, और आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे हैं अबोध बालक कोई खराब शब्द नहीं है। अच्छा, फिर गजेंद्र सिंह शेखावत, आपके एक और माफ करिए गिरिराज सिंह, आपके एक और सेंट्रल मिनिस्टर, वो कहते हैं कि अब एआई समिट का हाल देख के हमें डर लगता है कि राहुल गांधी कहीं गंजी और कोई दूसरे अंग वस्त्र में
कहीं पार्लियामेंट में ना आ जाइए, वो लोग बोलते हैं। अब बताइए कांग्रेस नहीं, करे लेकिन तो करे जिस तरह का व्यवहार और आचरण राहुल गांधी जी ने किया है और कर रहे हैं, कोई आश्चर्य नहीं है कि कभी वो उस दिन ऐसा करते हुए भी नजर आ जाए। आपको लगता है राहुल गांधी गंजी और किसी और चीज में आ जाएंगे पार्लियामेंट? लेकिन अब तक जो उन्होंने आचरण और व्यवहार किया वो अबोध बालक के जैसा ही है, जिसको भारत के गर्व का बोध न हो, वो केवल और केवल सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी की स्टेज में जी रहा हो, उससे कुछ भी अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी से डर रही है भारतीय जनता पार्टी। वो बोलते हैं, चार चार मंत्री बोलने के लिए आते हैं, नैरेटिव पूरी सेशन में राहुल गांधी सेट करके चले गए हैं। नरवणे साहब की किताब हो या बाकी मुद्दे, राहुल गांधी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, सरकार फॉलो कर रही है। ये कांग्रेस का एक सेंस ऑफ सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी में जब लीडर जीने लगता है ना, तब पॉलिटिकल हाई सिस्टम में जो है इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तब पार्टी भी उसी तरह से बिहेव करने लगती है। लेकिन मैं आपको आज जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि अपने व्यवहार से जिस तरह से कांग्रेस सिमटते आखिरी कोने तक पहुंच गए, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है ढूंढने के लिए, वो कांग्रेस में विद इन द कांग्रेस ये जो कुछ व्यवहार राहुल गांधी जी कर रहे हैं और जो एग्रेशन दिखा रहे हैं, वो इसलिए है कि वो अब उनका सिमटना प्रारंभ हो गया है। अपने आप को कांग्रेस में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उनको ये एग्रेशन का जो है स्यूडो सेंटिमेंट एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी पड़ रही है। पर इस बार 99 सीट्स आई हैं, थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये जो एआई समिट इसी भारत मंडपम में जिस तरह का विरोध दर्ज हुआ और फिर बब्बर शेर कहा गया, कल प्रधानमंत्री भी इस मंच से आए थे, उन्होंने बोला जनता ने इनको लात मारी है, क्या आपको लगता है कांग्रेस क्यों डिफेंड कर रही है इस चीज को? देखिए, जो कुछ हुआ, स्टैंडिंग बाय इट, जो कुछ हुआ, मैंने कहा वो उसी सीक्वेंस का हिस्सा था। एआई समिट जो दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट थी, जिसमें भारत का प्रभुत्व पूरी दुनिया स्वीकार कर रही थी, भारत दुनिया का तीसरा बड़ा प्लेयर इसमें है, इसको दुनिया मान रही थी। उस समय में जब भारत के लोग ऐसी उपलब्धि पर गर्व कर रहे थे, उस समय फिर उस पर जो है कालिक पोतने का पाप जो है राहुल गांधी जी ने और उनके लोगों ने किया, और उनको बब्बर शेर कह करके उनके आचरण और व्यवहार जो था, उसका मानसिक नंगापन जो है लीडरशिप का, वो उस दिन प्रदर्शित हुआ और उनको बब्बर शेर कह करके भी मानसिक नंगापन जो है वो दिखाई दिया है। मैं एक और विषय पर आता हूं जो आपके दिल के करीब है, वंदे मातरम। 1937 में वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए गए थे और उसके बाद अब वंदे मातरम दोबारा राष्ट्रगीत के रूप में पूर्ण स्वरूप में गाया जाने लगा है। इसके क्या मायने हैं? क्योंकि ऑपोजिशन इस पे क्या बोल रहा है मैं बाद में आऊंगा, लेकिन ये लाने के पीछे औचित्य क्या था, सवाल ये है। मैं प्रतिप्रश्न करता हूं कि उसको काटने के पीछे क्या औचित्य था, पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए। जी, लेकिन उसमें जब उसको छंद विच्छेद करा गया तो कारण बताया गया कि मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक विरोध था और उसकी वजह से उसको छंद विच्छेद किया गया। लेकिन आज भी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किए गए विरोध के कारण से एक ऐसे महान गीत जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक सूत्र में बांधने का काम किया, उस गीत को काट दिया था। क्या भारत को आजादी के ठीक बाद में यह निर्णय नहीं करना चाहिए था कि इसको वापस पूरे सिरे से पूरे तरीके से संपूर्ण सम्मान देते हुए उसको वापस पूर्णता के साथ में गाया जाए? लेकिन देखिए, क्योंकि आपकी मंत्रालय वो है, तो इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। तब यह निर्णय इसलिए किया गया कि देश एकजुट रहे। अभी भी तब जिन्ना ने विरोध किया, अभी भी इस देश की कई पॉलिटिकल पार्टियां विरोध कर रही हैं। ओवैसी विरोध कर रहा है, कई कांग्रेस के नेता बयान दे चुके हैं, ऑपोजिशन की और पार्टियां बयान दे चुकी है, समाजवादी पार्टी। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर राष्ट्रगीत का मुद्दा उठा के हिंदू मुसलमान का घिनौना खेल खेलना चाहती है इस देश के अंदर, कोई और लॉजिक नहीं है। देखिए, जिस पार्टी ने इस देश को हमेशा बांटा, पहले देश को बांटा, देश का बंटवारा स्वीकार किया, फिर देश को बोली और भाषा के नाम पर बांटा, फिर देश को मजहब के नाम पर बांटा, फिर देश को अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, फिर देश को अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटा। जिन्होंने वंदे मातरम को बांटने का पाप किया, जिसका परिणाम देश का बंटवारा हुआ था, उनको बांटने के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करने का अधिकार जो है वो है नहीं, शेष नहीं रह गया है। लेकिन एक आरोप यह भी है
कि आपने यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये बंगाल चुनावों के मद्देनजर किया, खेल बंगाल का था जो कि खेला गया। अब आरोप है। देखिए, आरोप लगाना, जिनका आरोप लगाते हैं उनका आरोप लगाना अधिकार है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, तब लोगों ने ये कहा था कि ये चुनाव को लेकर के किया गया। जब जीएसटी का फैसला हुआ था तब लेकर के कहा था कि ये तो इस पर्टिकुलर स्टेट के चुनाव को लेकर के किया गया। अब जो लोग हर चीज में राजनीति ढूंढते रहते हैं, और क्योंकि उनके डीएनए में है कि उनके हर फैसला कुर्सी बचाने के लिए और कुर्सी पर बने रहने के लिए होता था, इसलिए जो आरोप लगाने वाले हैं उनको ऐसा ही दिखाई देता है। नहीं, वंदे मातरम का विरोध सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कर रही, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कर रहा है, बड़े बड़े उलेमा भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये गलत है, ये तरीका आप मजबूर नहीं कर सकते। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपकी सरकार तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। मैं फिर कहूंगा, भारत की आजादी की लड़ाई को जो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से लड़ी जा रही थी, उनको एकता के सूत्र में बांधने का महान गीत, जिस गीत ने अविश्वास में दबे हुए भारत, मानसिक रूप से कुचले हुए भारत में एक विश्वास की ज्योति जागृत की थी। एक ऐसा गीत जिसको गुनगुनाते हुए हजारों लोग भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को आहूत कर पाए थे। एक ऐसा गीत जिसके शब्दों को, वंदे मातरम को उच्चारण करते हुए अनेक लोग देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करके इस धरती में समाहित हो गए। जी, उस गीत पर इस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, मुझे लगता है कि उन सारे स्वतंत्रता सेनानी और हुतात्मा जिन्होंने ये संघर्ष किया, उनकी आत्मा को चोट पहुंचाने के बराबर है। आज भी जो इस मानसिकता को सोचते हैं, मुझे लगता है कि उनको अपने आचरण पर, अपनी मानसिकता को शर्म करनी चाहिए। जी, देखिए, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में हम सब लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं हम युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच में जो इस समय तनाव चल रहा है और जिस तरह से इसका इंपैक्ट मिडिल ईस्ट तक पे आ रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? आपका इस पर क्या कहना होगा? देखिए, निश्चित रूप से जब पूरे विश्व भर में तनाव होता है तो कहीं ना कहीं, बिकॉज इट्स ए ग्लोबल विलेज, आज दुनिया में दूरियां समाप्त हो गई, हर देश एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा कि इस तरह की तनाव की परिस्थिति में भारत और भारत से निकला हुआ दर्शन, ये दोनों और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं, ये दोनों और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं। और तब माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, तब आज भगवान बुद्ध की और बुद्ध के दर्शन की और भारत से निकले हुए दर्शन की प्रासंगिकता और महत्ता और बढ़ जाती है। अगर यहां पे स्थितियां और खराब होती है, मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के अटैक्स और बढ़ते हैं, तो हमारे काफी सारे लोग हैं, भारतीय हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, तो सरकार निश्चित तौर पर उनके बारे में उस सरकार को सोचना होगा। मुझे लगता है कि पिछले 12 साल में यमन से लेकर के यूक्रेन तक इतनी बार यह सब कुछ हो चुका है कि अब भारत के लोग जो है ना, और उनके परिवार चिंतित हैं, जो अब भारत के लोग जो हैं वो अगर चांद पे भी रहते होंगे ना, नीला पासपोर्ट लेकर के रहते होंगे, तो वो बड़े जो है गर्व के साथ में रहते हैं, हिम्मत और हौसले के साथ में रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम कहीं भी होंगे, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी चिंता करता है। जी, एक सवाल और राजनीति का है। अरविंद केजरीवाल को एक्विटल मिल गया है और वो कह रहे हैं कि षड्यंत्र किया गया मुझे फंसाने का, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा खेल रचा, अब सबके सामने आ गया है। यो आपका क्या कहना है? कहीं ना कहीं उनको एक्विटल मिला है, बड़ी बात है लोअर कोर्ट से। देखिए, न्यायालय के निर्णय पर मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन देश के लोअर कोर्ट और जुडिशरी ने आगे जो डिसीजन किया वो फुल एंड फाइनल डिसीजन हो, या वो डिसीजन कभी दुनिया में देश में बदले नहीं गए हो, ऐसा हुआ नहीं है। उठा करके देखिए, बहुत सारे डिसीजन बहुत सारी जगहों पे जाकर के अलग अलग बदलते रहे, इसलिए बहुत जल्दबाजी में इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जी, अगला राउंड वीडियो राउंड का है, फोटो राउंड का है। एक एक करके एक फोटो आएगी इस स्क्रीन पर और उस स्क्रीन पर, तो आप अपनी राय रखिएगा। पहली फोटो देखते हैं किसकी आ रही है।
अभी तो मेरी आ रही है यार। अभी तो आपकी आ रही है, अभी ये राहुल गांधी जी की आ रही है, रेलिंग पे खड़े हैं। चलिए, रेलिंग पे खड़े हैं तब तक तो ठीक है, ऊपर से कूद कब रहे हैं उसका इंतजार करना चाहिए। अगली फोटो देखते हैं किसकी आ रही है। सवाल है विपक्ष का बेहतर नेता कौन है? मुझे तो सारे ही एक जैसे दिखाई देते नहीं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या ममता बनर्जी, चूज वन। पर ये तीनों ही विपक्षी के नेता हैं, इसलिए इनको एक आपको बेहतर कौन लगता है? आपकी पर्सनल, जब मैं कहूंगा कि जब तीनों ही विपक्ष के नेता हैं तब क्यों मुझे उनकी तुलना करनी है? चलिए अगला सवाल थोड़ा सरल है आपके लिए। बेहतर कांग्रेसी नेता कौन है? सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी? अब यह तो आसान चॉइस हो सकती है आपके लिए, तीनों सदन में है, तीनों से मुलाकात होती होगी। नहीं, मेरी तीनों से मुलाकात होती है, उसके जो है उसके सिलेक्शन के या उसके असेसमेंट के क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं। फिर भी सोनिया गांधी जी कंपैरेटिवली ग्रेसफुल रहती हैं, प्रियंका जी जो हैं कंपैरेटिवली सिंसियर रहती हैं पार्लियामेंट में, और भाई साहब के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जी, जी, जी। अगले सवाल के ऊपर आते हैं और ये आखिरी है। बेहतर प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी? ये प्रश्न वैसा ही है जैसा मुझे ये पूछा जाए कि आपके दादा आपके लिए ज्यादा बड़े आदर्श हैं या पिता। जी, लेकिन फिर भी जवाब तो सभी के पास होता है, आप कुछ कहना चाहेंगे? लगता है कि ये कभी जो है अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने बुजुर्गों के लिए तुलना की नहीं की जाती है मित्र, कभी नहीं की जाती। हम उस संस्कार में पैदा नहीं हुए कि हम अपने बुजुर्गों में अपने लीडर्स की तुलना फ्लिप करें। कर लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से क्या सीखते हैं एक लाइन में? सौहार्द, निरंतरता, करुणा और उसके बाद में शब्द संचय। जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह? किसी भी परिस्थिति में आदमी मौन कैसे रह सकता है, अटल जो है मनमोहन सिंह जी उससे ज्यादा बड़ी कोई पाठशाला नहीं हो सकती। कितने भी दबाव सहलें, कितने भी अपमान सहलें, कितनी भी जो है संकष्ट सहलें, उसके बाद में भी मौन रहें और स्थित प्रज्ञ रहें, यह मनमोहन सिंह जी से सीखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? वो तो चलती फिरती पाठशाला है। मेरे जैसे हजारों ऐसे लोग होंगे जो उनसे कुछ न कुछ सीख करके आज इस मुकाम तक जहां कहीं हुए हैं वहां पहुंचे होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 150 साल हो रहे हैं वंदे मातरम को, तो आप अपने अंदाज में एक बार अगर वंदे मातरम बोलना चाहें तो। वंदे मातरम। तालियों के साथ साथ ये वंदे मातरम। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका हमारे साथ आने के लिए और इस सेशन में भागीदार बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।